हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज अंग्रेजी टीचर आपको पढ़ाएंगी योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो फॉर 12th स्टैंडर्ड। और उस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। और इस लेसन को हम 6 स्टेप्स की मदद से पूरा कवर कर लेंगे। कौन से 6 स्टेप्स? लेट्स सी। द फर्स्ट स्टेप इज द इंट्रोडक्शन, जो कि हम लेसन के बारे में और ऑथर के बारे में पता लगाएंगे और जिससे हमको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा इस चैप्टर के बारे में। Second step is the summary or the story of the lesson. Third step are the 5 important points, जो कि आपको बताएंगे कि इस लेसन का आखिर आइडिया क्या है। उसके बाद आता है कैरेक्टर एनालिसिस और फिर है थीम कि इस लेसन से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है और क्या मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम करने में बहुत काम आएंगी। एंड लास्टली वी हैव द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो पॉसिबल क्वेश्चंस इस लेसन से आ सकते हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप। So this story, The Last Lesson, is written by a French novelist whose name is Alphonse Daudet. और उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स लिखा है जिसका नाम है माई विंडमिल। उसी में से एक स्टोरी है द लास्ट लेसन की। द लास्ट लेसन इज अबाउट अ चाइल्ड हु रियलाइजेस कि अरे कल से तो मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी लास्ट क्लास होने वाली है। और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ये सारी चीजें, ये सारी न्यूज को प्रोसेस करने का। आप भी इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपको काफी टायरिंग लग रहा होगा स्कूल आना। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ना होगा कि यार स्कूल क्यों जाना पड़ता है, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता या बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। बट एक दिन आएगा अभी आपका 12th खत्म होने से जस्ट पहले कि आपको पता चलेगा यार कल से तो स्कूल ही नहीं आना है। और फिर सारी मिस्टेक्स, फन मेमोरीज, ऑल द गुड थिंग्स, गुड मार्क्स, टीचर्स, बच्चे, दोस्त, दुश्मन सब याद हो जाएंगे और सारी मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाएंगी। और तब आपको लगेगा कि कितना अच्छा था वो टाइम जब हम स्कूल आते थे और आज हमारी लास्ट क्लास है और ये कितना सैड है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो अब हम हमारी स्टोरी को स्टोरी एलिमेंट्स की मदद से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। हमारे कैरेक्टर्स हैं फ्रांस। प्लीज नोट कि फ्रांस नहीं, फ्रांस है विद Z, FRANZ, ठीक है। फ्रांस इज अ स्कूल गोइंग किड जो कि हमारा नरेटर है। देन कम्स मॉन्सियर हैमिल जो कि उनके टीचर हैं, जिन्हें आप मिस्टर हैमिल भी बोल सकते हैं। और फिर कुछ विलेजर्स जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। उसके बाद आती है सेटिंग। सेटिंग यानी कि ये स्टोरी कहाँ की है, किस जगह के बारे में है। तो फ्रांस में एक छोटा सा एरिया है एल्सैक, जहाँ पर एक विलेज है और उस विलेज के एक छोटे से स्कूल में ही ये पूरी स्टोरी जो है बताई जा रही है। अब होता क्या है कि जो फ्रांस है वो हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और भागते भागते स्कूल जा रहा है। उसे 2 चीजों का डर है, एक तो कि वो स्कूल लेट पहुंचेगा तो उसे डांट पड़ेगी, और दूसरा कि आज मिस्टर हैमिल जो है वो पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है वैसे ही वो जो लैंग्वेज पढ़ते हैं फ्रेंच, उसमें भी पार्टिसिपल्स होते हैं और उसका वो टेस्ट लेने वाले हैं। अब फ्रांस के स्कूल के रास्ते में उसे एक नोटिस बोर्ड भी मिलता है जिस पर एक न्यू नोटिस लगा हुआ था, बट हमेशा की तरह वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसमें हर दूसरे दिन एक नया नोटिस लगता है और उसे नहीं पता था कि ये जो नोटिस इस बार उसने मिस किया है वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता था। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो हम जैसे स्कूल को इमेजिन करते हैं कि बेल बजने की आवाज आ रही है, बच्चों की हसल बसल की यहाँ वहां से आवाजें आ रही हैं, वो सारी आवाजें उसे नहीं आती हैं और अनयूजुअली वो स्कूल बहुत ज्यादा ही शांत और सॉम्बर होता है। उसे डाउट होता है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण स्कूल में इतनी शांति है। और जब वो क्लासरूम में आता है तो वो ये भी नोटिस करता है कि मिस्टर हैमिल उसे डांटते भी नहीं है लेट होने के लिए और उसे अंदर आके बैठने के लिए कहते हैं। और स्कूल में अपने क्लासरूम में वो नोटिस करता है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के अलावा बहुत सारे विलेजर्स भी वहां पर प्रेजेंट हैं। और अभी तक फ्रांस को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये सब जो अनयूजुअल चीजें हो रही हैं स्कूल में वो क्यों हो रही हैं। सो अब हमारे और फ्रांस के सामने मेजर स्टोरी अनफोल्ड होती है, जो ये है कि फ्रांस में चल रही है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जिसमें फ्रांस हार जाती है और इट इज नाउ टेकन ओवर बाय जर्मनी। तो जैसे कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को टेक ओवर करती है तो वो जो स्लेव कंट्री है उसके ऊपर अपना कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी लैंग्वेज को भी इम्पोज कर देती है। एंड इन द सेम वे जर्मनी यहाँ पर फ्रांस के ऊपर अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रही है। तो जितने भी लोग हैं वो स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी जर्मन का यूज करेंगे और स्कूल में पढ़ाने के लिए भी। तो इस क्लास में इतने सारे लोग हैं और इतनी शांति जो है स्कूल में, उसका रीजन ये है कि मिस्टर हैमिल अब एक बहुत ज्यादा ही सैडनेस और रिग्रेट से भरी हुई स्पीच डिलीवर करते हैं, जिसमें वो उन सारे लोगों को जो कि विलेजर्स हैं एंड इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज हैं, उन्हें और स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज को वैल्यू कर सकते हैं और उसे संभाल कर प्रोटेक्ट कर रख सकते हैं जब तक ये वॉर चल रही है।
ये सारी चीजें सुनने और देखने के बाद फ्रांस जब अपने क्लासरूम के बाहर बैठे पिजन्स को कू करते हुए यानी कि गुटरगू करते हुए सुनता है तो वो खुद भी ये सोचता है कि अगर ये जर्मन्स हमारे ऊपर एक लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं, सो विल दे मेक द पिजन्स कू इन जर्मन टू? और ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और इनोसेंट माइंड से आता है जो एक बच्चे का है, क्योंकि वो यही क्वेश्चन करना चाह रहा है कि कोई भी ये चीज किसी के ऊपर इम्पोज कैसे कर सकता है। और उसके बाद मिस्टर हैमिल जो है वो बोर्ड पर विवा ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके साथ उनकी लास्ट क्लास और हमारा ये लास्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी स्टोरी को कंप्लीटली रैप कर देंगे। सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमें ऑब्वियसली इस स्टोरी से फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो कि 1870 से 71 के अराउंड हुई थी उसके बारे में एक आइडिया लगता है, जब फ्रांस इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ एल्सैक वाज टेकन ओवर बाय जर्मनी। सेकेंड है लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज शोन, वो कि उसका सेंट्रल थीम है इस पूरी स्टोरी का कि लैंग्वेज हमारे कल्चर से हमें जोड़ती है, हमारे ट्रेडिशन से, हम जो खाते हैं पीते हैं, जैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा माइंड सेट, ये सारी चीजें लैंग्वेज से ही तो जुड़ी होती हैं। और अब जब किसी से लैंग्वेज छीनी जा रही है तो ऐसा लगता है आपका इमोशनल कनेक्शन, आपकी मेमोरी, एवरीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड इन द सेम लैंग्वेज वो अब आपसे ले ली जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज अबाउट फ्रांस एंड मिस्टर हैमिल्स रियलाइजेशन। हम देखते हैं दोनों कैरेक्टर में एक डिफरेंट चेंज आया है। फ्रांस सडनली एक मैच्योर किड हो गया है, उसकी ग्रोथ हुई है, उसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर, लव फॉर द कंट्री, ये सारी चीजें सडनली रियलाइज हो गई हैं। छोटे बच्चे यूजुअली बहुत चिल रहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी लाइफ में खेलना कूदना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट सडनली हमारा फ्रांस बड़ा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर हैमिल जो कि रिग्रेट में डूबे हुए हैं, वहां पर उनके इस रिग्रेट से हमें क्या समझ में आता है कि द लव फॉर हिज कंट्री उनके मन में कितना था, स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, एजुकेशन, इन सारी चीजों को लेकर मिस्टर हैमिल कितने कनेक्टेड थे और कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, ये हमें पता चलता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है द रोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना नहीं होता कि हमें मैथ्स या साइंस या इंग्लिश कितने अच्छे से आती है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट इंस्टिलिंग द सेंस ऑफ प्राइड। हमारे कल्चर के लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए, हमारी कंट्री के लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और आता है फिर हमारा लास्ट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, विच इज एन इमोशनल फेयरवेल। आप सबको पता है फेयरवेल्स तो इमोशनली होते हैं, हमें रोना आता है, हमें डीप लॉस फील होता है, और वही यहाँ पर बताया गया है। जैसे ही क्लास एंड होती है और सबको ये पता रहता है कि इसके बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे और ना ही ये बच्चे आगे उस लैंग्वेज को और डीपली पढ़ पाएंगे, और इस इमोशनल फेयरवेल ने हमें इस स्टोरी से और ज्यादा कनेक्ट कर लिया है। So let us move on to the character analysis. Our first and primary character is Franz. Now Franz is young, he's somewhat careless and also represents the typical attitude of a school-going kid. वो सुबह सुबह अनइंटरेस्टेड रहता है स्कूल जाने के लिए, ऑल्सो वो पढ़ के भी नहीं जाता है, ही इज अनप्रिपेयर्ड एज वेल। उसकी कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्टोरी के साथ होता है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस वो मेच्योर होता जाता है, उसका जो पहले अनइंटरेस्टेड फीलिंग थी वो सब चीज कंसर्न में चेंज हो जाती है। ही रिप्रेजेंट्स दैट चाइल्ड जो कि टाइम रहते अपनी चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं, अपने प्रिविलेजेस की वैल्यू नहीं करते हैं, जब तक कि वो उस चीज को लूज नहीं कर देते हैं। और जो थीम उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो है द थीम ऑफ अवेकनिंग, यानी कि हमें जब सडनली रियलाइज होता है, हम जागते हैं कि ओ ये भी गड़बड़ है एंड हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर एक रिग्रेट रह जाता है कि वी कुडंट डू इनफ इन टाइम। आवर सेकंड कैरेक्टर इज मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल इज अ पोर्ट्रेट ऑफ डेडिकेशन, पेट्रियोटिज्म। ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही इज अ केयरिंग टीचर ऑल्सो। उनके मन में एक सेंस ऑफ प्राइड है फॉर हिज ओन कंट्री, फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज कल्चरल आइडेंटिटी। अब जो उनकी कैरेक्टर का डेवलपमेंट है वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है, उनके कैरेक्टर से ही बना है। Like because he had a lot of dedication and patriotism towards his country, that is why he's feeling regret and he feels pained by the loss of his own language. जो थीम वो represent कर रहे हैं वो सारे moral values से related है, जैसे कि dedication, patriotism and the love for your own country. हमारी इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर प्रेजेंट था, और वो एक कैरेक्टर नहीं बहुत सारे थे, यानी कि तो विलेजर्स जो कि लास्ट लेसन के टाइम पे प्रेजेंट थे। वो जो विलेजर्स हैं वो ऑल टुगेदर एक कम्युनल लॉस के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं।
वो पहले शायद से स्कूल को सपोर्ट नहीं करते होंगे या अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते होंगे, और जब अब हमारी लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है, उन्हें ये याद आता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि हाउ रॉन्ग दे वर इन नॉट सपोर्टिंग द स्कूल। वो टुगेदरनेस बता रहे हैं, उसी के साथ साथ किसी पॉलिटिकल डिसीजन का जो इम्पैक्ट कम्युनिटी पर पड़ता है, वो चीज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So now it is the time for all the important questions जो कि possibly आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। I will give you the whole list with the answers बाद में on the screen so that you can pause the video and take a screenshot। लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि उन्हें देख के तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इसमें इतना ही तो पूछा है, लिख दिया, लेकिन मैम हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं because you did not give a proper introduction and you did not conclude the answer correctly। होता यह है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांस डिड नॉट लर्न फ्रेंच प्रॉपर्ली, whom did मिस्टर हैमिल ब्लेम। तो पहले उसको समझो कि उसमें ये बोला है कि फ्रांस ने फ्रेंच अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है, तो मिस्टर हैमिल ने इसके लिए किसको ब्लेम किया। तो आप पहले ये बात करोगे कि फ्रांस ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है और क्यों नहीं पढ़ी है। So we will mention that Franz did not like going to the school because he was not able to understand. But it was not Franz who was responsible according to Mr. Hamill, है ना। हम ये बताएंगे कि मिस्टर हैमिल के हिसाब से फ्रांस रिस्पॉन्सिबल नहीं था इस चीज के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन था? पहले तो मिस्टर हैमिल खुद रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने खुद को ये कहा है कि मुझे और ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाना चाहिए था, मुझे और ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए थे। एंड सेकेंडली, इस बच्चे के पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा फार्म पे काम करे, पढ़ने के लिए ना जाए। और सोसाइटी इन जनरल रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सोसाइटी में और भी लोग होंगे जो ये चीज नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन अब जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है तो सभी को ये रियलाइजेशन हो रहा है और इस तरीके से हम उस आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो सुनने में लग रहा होगा कि अरे बाप रे इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, बट आप खुद सोचो ना, आप सिर्फ टू द पॉइंट बता दोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। दिस इज लैंग्वेज, आप भाषा पढ़ रहे हो, आपको इसे इतने एलैबोरेट करके ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप 2 सेंटेंसेस भी बनाओगे तो वो ऐसे बताओ जैसे कि आपको सब कुछ पता है। गॉट इट? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जहां पर क्वेश्चन देख के लगता है ये तो एक ही लाइन का आंसर होगा, लेकिन आपको उसके लिए एक बैकग्राउंड, एक सपोर्ट बनाना है। पहले आपको बताना है कि क्या होता आ रहा है और फिर उस दिन क्या हुआ था, राइट। जैसे क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यूज ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस दिन क्या न्यूज थी, तो आपको ये बताना है कि वो दूसरे दिनों की न्यूज से कैसे डिफरेंट या कैसे सिमिलर थी। इसके लिए हमें एक लाइन का इंट्रोडक्शन तो देना जरूरी है और वैसे ही आंसर्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि उस दिन न्यूज ये थी कि जर्मन लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन दीज एरियाज ऑफ फ्रांस। हम लिखेंगे फ्रॉम द लास्ट 2 years ऑल द बैड एंड सैड न्यूज वर बीइंग डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जिससे कि हमने ये प्रूव कर दिया कि इस दिन भी सैड न्यूज ही थी। फिर आप बताओगे दैट डे दिस न्यूज वाज डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और न्यूज क्या थी? द इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल। अब देखो, ये है सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, जितने भी पेजेस हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके और इन आंसर्स को समझ लेना। इन्हें याद करके जाओगे तो नहीं लिख पाओगे। पहले लेसन को पढ़ो, उसे समझो, इसीलिए मैंने तुमको थीम्स, कैरेक्टर्स और सारी चीजें बताई हैं ताकि इन आंसर्स को अगर याद करने के बाद तुम भूल भी जाओ तो तुम्हें खुद से फ्रेम करना तो आ ही जाए आंसर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये लेसन आपको वैसे ही इजी है, पर अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे पाई हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जिन्हें इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना डिफिकल्ट लग रहा है उनसे इसे जरूर शेयर करें और जुड़े रहें क्योंकि आगे भी वीडियोस आते रहेंगी। बाय बाय।